दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से बंद 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि संसद ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को रद्द करके जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया था। जी हां, उसके बाद से ही कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई थी। जी हां, प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2G सेवा चल रही है। राज्य में 4G इंटरनेट सेवा बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। जी हां, इस दौरे के दौरान वे इन राज्यों में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। जी हां, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों महंगाई की मार दूध और दूध उत्पाद खाने वालों पर पड़ी है। जी हां, बिहार में दूध और दूध उत्पादकों के दाम में वृद्धि की गई है। बिहार का ब्रांड सुधा ने दूध के दाम में 2 रुपए से 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। जी हां, बड़े दाम को 7 फरवरी यानी कि आज से लागू किया गया है। जी हां, सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर औसतन 2 से 3 रुपए की वृद्धि की गई है। पैकेट बंद दूध में वृद्धि 7 फरवरी से लागू हो गई है, यानी कि आज से ही नया रेट लागू हो गई है। जी हां, 250 ग्राम के पेड़ा की कीमत 90 से बढ़ाकर 100 रुपए की गई है। जी हां, घी प्रति आधा लीटर 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। दूध उत्पादक को कीमत अलग अलग फैक्ट और SNF के अनुसार 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। जी हां, दूध उत्पादकों के लिए दूध के मूल्य में नई दर के अनुसार औसतन 1 रुपया 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। दूध उत्पादन को दूध की नई दर 11 फरवरी से लागू होगी। दोस्तों इमारत सरिया संगठन बिहार के किशनगंज और रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में इंटर स्तरीय विद्यालय खुलेगा। संगठन के प्रमुख अधिकारी काजी सैरियत मौलाना एहसानुल हक कासमी ने बताया कि इमारत सरिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहमद हुसैन कासमी की उपस्थिति में बुलाई गई एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जी हां, मौलाना अहमद हुसैन कासमी ने कहा कि पूरे राज्य स्तर पर गरीब एवं असहाय मुस्लिम बच्चों के लिए इंटर स्तरीय अंग्रेजी विद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है वो संतोष है, जी वो संतोषजनक नहीं है, जिससे हमारे कौम के बच्चे प्रतिस्पर्धा की दौड़ में काफी पीछे चल रहा है। जी इसे दूर करने के लिए संगठन हर प्रखंड में लोगों की मदद से मुस्लिम बच्चों के लिए इंटर स्तरीय अंग्रेजी विद्यालय का गठन करेगा। जी इन विद्यालयों का निर्माण आधुनिक विद्यालयों की तरह होगा, जहां उर्दू की तालीम के साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भी तालीम दी जाएगी। जी उन्होंने इस प्रकार के विद्यालयों का गठन राज्य के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड में भी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शिक्षा के महत्व तो सभी जानते हैं, जब तक हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त होगी वे प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज समय की मांग है कि इस प्रकार के विद्यालय का गठन हो जिसमें हर प्रकार की तालीम दी जाए। यह विद्यालय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका आम जन है। यह जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक यह कार्य संभव नहीं है। यह इसलिए सभी को चाहिए कि अपने अपने बच्चों के लिए 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार के विद्यालय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोस्तों बिहार में नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, अब जल्द ही मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कूर्था के बीच रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ट्रेन रूट और पटरी से जुड़े कार्य लगभग पूरे भी कर लिए गए हैं। जी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इंडियन रेलवे द्वारा जल्द ही कूर्था और जयनगर के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि यह परिचालन नेपाल द्वारा सहमति मिल जाने के बाद शुरू की जाएगी। जयनगर से कूर्था रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने 548 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। जहां आपको बता दें कि जून तक नेपाल में चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ ट्रेन का परिचालन शुरू होने की बात कही जा रही है।
दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड भारत में अपने मुकाम पर है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन फेक मैसेज और दूसरे धोखाधड़ी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हर दिन कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। जो ऐसे में हर बैंक और कंपनियां अपने ग्राहकों को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए रोजाना मैसेज के जरिए उन्हें आगाह कर रही है। जो अगर आप भी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और किसी भी मैसेज को बिना देखे उस पर टैप कर देते हैं तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। एसबीआई ने अपने यूजर्स को आगाह करने के लिए एक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में लिखा है कि कार्ड, ओटीपी पिन, सीवीवी किसी को भी ना बताएं। बैंक ये सब कभी नहीं मांगता है। इस मैसेज से साफ पता चलता है कि एसबीआई अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से सतर्क रखना चाहता है, क्योंकि आजकल कई ऐसे फ्रॉड कॉल की वजह से लोग अपने खातों से रुपया गवा देते हैं। एसबीआई ने इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करने के लिए कहा है, जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। जी अगर इसमें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। एसबीआई ने कहा है कि कभी किसी को अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। जी कार्ड डिटेल्स, सीवीवी, ओटीपी ना बताएं। जी किसी भी लिंक पर बिना जाने क्लिक ना करें। हमेशा पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर तभी उस पर क्लिक करें। एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त अगर कोई आपके पीछे है तो फिर कीपैड को अपने हाथ से कवर करके अपनी फिर जानकारी भरें। अपने एसबीआई कार्ड पर कभी भी पिन ना लिखें। जी हां, कभी भी अपने जन्मदिन से जुड़ा हुआ अपना पिन ना रखें। आपको बता दो कि एसबीआई इससे पहले भी यूजर्स के लिए वीडियो के साथ मैसेज ट्वीट कर चुका है। जी इसमें कहा गया है कि अलर्ट और जानकारी हासिल करके आप खुद को साइबर अपराधियों से बचा सकते हैं। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा घटनाओं के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी बुराड़ी और लाल किले पर हुई हिंसा की घटनाओं में शामिल थे। यह ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि इससे पहले एसआईटी दिल्ली हिंसा के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक लाल किला हिंसा मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने लाल किला हिंसा मामले में 25 संदिग्ध आरोपियों की तस्वीर जारी की थी। बताया जाता है कि इन तस्वीरों में दीप सिद्धू भी शामिल है। दोस्तों धरती से विलुप्त हो रही ईमानदारी हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि इस कलयुग में भी ईमानदार लोगों की कोई भी कमी नहीं है। यह ताजा मामला कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु का है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोरोना महामारी के बाद ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी हुई है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति इस समय खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में बेंगलुरु से आई ईमानदारी की एक खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। दरअसल हुआ क्या कि एक शख्स ने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक ऑटो किया। यह शख्स के पास एक बैग था जिसमें 2,60,000 रुपए थे। शख्स अपने जगह जाने के बाद ऑटो से तो उतर गया, लेकिन वह पैसों से भरा अपना बैग साथ लेना भूल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के रहने वाले अमित कुमार पांडे को चामर जाटपेट के ईदगाह मैदान में जाना था। वे कॉनपेट में कुमारी डी के ऑटो में बैठे, लेकिन चामराजपेट में उतरते वक्त वे अपना पैसों से भरा बैग ऑटो में ही भूल गए। ऑटो ड्राइवर कुमार डी ने बेंगलुरु के पास केआरपुरम में रहते हैं। इस तंगी के समय में पैसों से भरा बैग देखकर भी ऑटो ड्राइवर का ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने अमित को पूरे पैसे लौटा दिए, 2,60,000। कुमार डी की इस ईमानदारी को देखकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव एम पाटिल भी काफी प्रभावित हुए। डिप्टी कमिश्नर ने ऑटो चालक को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। ऑटो चालक को पैसे लौटाने के एवज में इनाम के तौर पर 8,000 रुपए दिए गए। दोस्तों पश्चिम बंगाल धीरे धीरे अब चुनावी रंग में डूबने लगा है। जी हां, इसकी ताजा झलक शनिवार को देखने को मिली जब बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसके बाद जेपी नड्डा भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि यह भीड़ बताती है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि और इस बार बंगाल में तौलाबाजी, चावल चोर, कट मनी की सरकार, भ्रष्टाचार और अनाचार की सरकार को बंगाल की जनता ने जड़ मूल से उखाड़ना शुरू कर दिया है। मालदा में फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर तक निकाले गए भव्य रोड शो में उमड़ी भीड़ से उत्साहित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह हर्षोल्लास बताता है कि मोदी ने जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और ममता बनर्जी ने रोकने का प्रयास किया है, उससे बंगाल की जनता दुखी है और चाहती है कि मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की धरती पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा कि यहां तौलाबाजी और तुष्टिकरण की सरकार है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में 200 सीट पार होगा और पीसी और भाइयों की सरकार की नमस्कार करेंगी।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर की तैयारियां कर रही है। वहीं अगर बात करें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के बारे में, तो इस बार ममता बनर्जी के लिए परेशानी बनते दिख रहे हैं। ओवैसी 3-4 पॉइंट पर पैनी नजर रखेंगे और उसी को जमीन पर उतारने की बात करेंगे। जी बिहार चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि ह्यूमन इंडेक्स के मापदंड पर देखा जाए तो बंगाल में मुस्लिमों की स्थिति कितनी खराब है। राज्य सरकार के आंकड़े खुद बताते हैं कि सरकारी नौकरी में मुसलमान 4% हैं, वही न्यायपालिका में मुस्लिम 6% हैं, वही उच्च शिक्षा में 11% मुस्लिम हैं। जी ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें लेकर ओवैसी लोगों को बताएंगे कि बंगाल में मुस्लिमों की स्थिति कितनी पिछड़ी हुई क्यों है। जी हां, बंगाल में 28% मुस्लिम हैं। ओवैसी इस मुद्दे को बंगाल चुनाव में अच्छे से भुनाएंगे और वे इस मुद्दे को भुनाने भी अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत किसान पंचायत सहकारी समितियों का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। यह योजना में शामिल कुल लागत को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगी। यह योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को 60% की सब्सिडी मिलती है, वहीं लागत का 30% लोन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसानों को केवल प्रोजेक्ट की कुल लागत मात्र 10% ही देना होगा। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सिर्फ 10% देना होगा, 90% मां की सरकार देगी। जी सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच भी सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस को 2019-20 में चंदे के रूप में 139 करोड़ रुपए मिले हैं। जी वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पार्टी फंड में 3 करोड़ रुपए का योगदान देकर कांग्रेस संसदों में सबसे बड़ा व्यक्तिगत दानकर्ता बन गए हैं। 2019-20 के लिए कांग्रेस की चंदे की रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आईटीसी और इससे जुड़ी कंपनियों ने कांग्रेस को 19 करोड़ रुपए से अधिक चंदा दिया था, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपए का योगदान दिया। चुनाव कानून के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों को व्यक्तियों, कंपनियों, चुनाव ट्रस्टों और संगठनों द्वारा किए गए 20,000 रुपए से अधिक के योगदान की रिपोर्ट देनी होती है। दोस्तों राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संबोधित कर सकते हैं। जय सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है। कृषि कानून और फिर किसान आंदोलन को देखते हुए सभी की नजरें अब प्रधानमंत्री के भाषण की ओर टिकी हुई है। जय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और सवालों का जवाब दे सकते हैं। जय तीनों कृषि कानूनों के पीछे के औपचारिक को समझते हुए चल रहे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के गंभीर राजनीतिक महत्व होने की संभावना है। इस साल संसद के बजट सत्र में तीनों कृषि कानूनों के कारण भारी हंगामा भी देखा गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।